You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में एक्सरेज का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखा था हमने। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी हमने देखा था कि कैसे बनते हैं, कि अल्फा लाइन क्या होता है, कि बीटा लाइन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल के अल्फा के बीटा, एल अल्फा एल बीटा। तो इस मैकेनिज्म को मैं एक बार देता हूँ। समटाइम्स द हाई एनर्जेटिक incident electrons knock out one of the electrons in any shell, which
creates a vacancy to fill this vacancy. Electron from higher energy state come to lower energy and produces characteristic spectrum. Now क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का जो पिक है वो चेंज होगा, या एक्सेलरेटिंग फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे मतलब बेसिकली डिपेंडेंसी of characteristic spectrum on filament current and accelerating voltage. चलिए बताइए क्या इफेक्ट होगा अगर हम फिलामेंट करंट बढ़ाते हैं तो, और क्या बढ़ाते या कम करते हैं तो, और क्या होगा अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो, और या फिर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है. दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. क्या होगा बताइए. कोई नहीं. तो लॉजिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है. श्रद्धा. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पर हमने देखा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते थे तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अगर फिलामेंट करंट बढ़ाएं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को छोड़ दो, चलो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के लिए भी अगर हम ये बात पूछते हैं कि इफ यू इंक्रीज द फिलामेंट करंट, हाउ दैट गोइंग टू अफेक्ट द एक्सरे प्रोडक्शन. सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ेगी. सो डेफिनेटली हमारा जो ग्राफ था, इफ यू सी द ग्राफ, तो ग्राफ में दो पार्ट थे. ग्राफ वाज इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. तो इस तरह से ये पिक्स आई थी. कि कितना ऊंचा होगा कितना नीचे होगा ये सबको कोई काउंट नहीं है. नाउ द पॉइंट इज, ये जो इंटेंसिटी है डेफिनेटली दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस. कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी का इमिशन होगा, नॉकआउट वाला जो मैकेनिज्म है वो होगा,
और जितना ज्यादा नॉकआउट होगा उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। जो एनर्जी मीट हो रहा है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बार बार अगर हो रहा है तो उससे करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। नो डाउट है कि अगर हम फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे तो ये पूरा पूरा ओवरऑल जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सपोज वी हैव नॉट चेंज दिस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूस दोनों एक साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वैसे कंटिन्यूस वाला ये लैम्डा मिनिमम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी तो अगर हम फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब जितना भी ये जो ग्राफ है ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। एरिया सिग्निफाइज द इंटेंसिटी ऑफ टोटल एक्सरे। एरिया अंडर ग्राफ ये क्या सिग्निफाई करेगा? सिग्निफाइज टोटल एनर्जी एमिटेड वाया एक्सरे। अलग अलग लैम्डा की अलग अलग इंटेंसिटी है, तो अगर हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो बेसिकली टोटल जो एक्सरेज बन रही है उसमें कितनी एनर्जी पर सेकेंड इमिट हो रही है, ये उसी का एक तरीके से काउंट हो गया। और ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है? इलेक्ट्रॉन से। अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ही बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी तो बढ़नी है, मतलब एरिया जो है बढ़ जाएगा। ये जो पीक्स है वो और ऊपर चले जाएंगे, तो कोई भी डाउट नहीं है। बट क्या ये जो पीक से कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, जैसे मान लो ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। अब बात करते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की। फिलामेंट करंट से के चेंज होने से बात समझ में आ रही है, ये पिक और बड़े हो जाएंगे। ये जो ग्राफ है ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो सकता है, इस तरह का ऐसा ग्राफ हो सकता है। लेकिन अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाए तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने पर लैम्डा मिनिमम लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट होने से कम हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ रही है। व्हाट अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ? इसमें कोई चेंज होएगा? नहीं। अगर कोई ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या ये पिक्स भी लेफ्ट की तरफ साथ में शिफ्ट हो जाएंगे? याद रखना कि ऐसा नहीं हो सकता। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होते हैं, और इसका मैकेनिज्म अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो ये पी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमको मिल रहा है, और इस ये जो ट्रांजिशन जब भी होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइट निकलेगी उसमें उसका जो वेवलेंथ होगा उसका कहीं इस के शिफ्ट होने से उसका रिलेशन नहीं है। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम does not depend on the accelerating potential. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट एलिमेंट। तो ये हमारा एक्सरे का पूरा एक्सप्लेनेशन है, और एक्सरे में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हमने कल दिया था लैम्डा मिनिमम का।
इसी से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इसी फॉर्मूला से आएगा। एक और फॉर्मूला है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे बहुत कम क्वेश्चन है, ना के बराबर कभी कभार आया हुआ है। मैंने तो देखा भी नहीं है, बट फिर भी वो पार्ट है तो उसको भी देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, एक्चुअली जब भी एक्सरे किसी भी मेटल शीट या फिर कोई इस तरह से वॉल वगैरह से पास करती हैं तो उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है। से इस तरह का ये कोई एक्स थिकनेस का हमारा एक स्लैब है, एक मेटल शीट हो सकता है, और यहाँ से हमारी एक्सरेज इसमें पास की जा रही है। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। बेसिकली यहाँ से जो एक्सरेज इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकलेंगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसका एक रिलेशन होता है, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट रिलेशन, दैट I इज इक्वल टू I नॉट e to the power minus mu x। x तो हमारा थिकनेस है, म्यू क्या है, म्यू हमारा इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ, म्यू इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल। आई नॉट हमारा इनिशियल इंटेंसिटी है, तो ये भी एक फार्मूला है, इससे भी कभी कभार एक आध न्यूमेरिकल दिख जाएंगे, पीवाईक्यूज में तो नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड जैसे ये रिजल्ट जो ऐसा है, ऐसा रिजल्ट हमको न्यूक्लियस में मिलेंगे रेडियो एक्टिविटी में। हाफ इंटेंसिटी कितने थिकनेस के लिए हो जाएगी, जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द इंटेंसिटी बिकम हाफ। देखो बहुत सारे बच्चों को लॉग और ई के कैलकुलेशन में तकलीफ होती है। तुम लोग अगर देखोगे तो यूट्यूब चैनल पर हमने लॉग वगैरह के वीडियोस डाले हैं, जिनको दिक्कत नहीं है उनको कोई देखने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ लॉन लेंगे तो ये हो जाएगा mu x is equals to ln 2 and x is equals to ln 2 upon mu। ln 2 का वैल्यू होता है 0.69। ln 2 काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये हम लोग को न्यूक्लियस में काम आएगा, और न्यूक्लियस में लॉग का बहुत यूज होता है। न्यूक्लियस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें लॉग का बहुत यूज है।
इसलिए जिन बच्चों को लॉग वगैरह में तकलीफ जाता है उनको एक बार बेसिक मैथमेटिक्स में वो लॉग वाले वीडियो जरूर देख लेने चाहिए। और भी जो जो मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब तुम लोग धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन की बात है, तो मैं फिर से उन बच्चों से, और जिन बच्चों का मार्क्स अभी तक नहीं बढ़ा है, जिन बच्चों का अभी भी मार्क्स एक लिमिट से कम ही रह जाता है, उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स का बहुत रोल है। चाहे तुम इस बात को मानो नहीं मानो, 2 साल लगभग हो चुके हैं, इस बात को समझ में तो आ ही गया होगा कि अगर कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करते करते यहाँ पेन रुकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से। फिजिक्स में चीजें समझ तो जरूर आती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसको ये कर देने से हो जाएगा, वो कर देने से हो जाएगा। एक नॉर्मल क्लास अटेंडिंग करता हुआ बच्चा इस बात को भली भांति समझता है क्या करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए और पूरा आंसर तक लाने के लिए जो मैथ्स चाहिए वो मैथ्स उसको नहीं आता। उसमें बहुत छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हो सकती हैं। और ये भी बात है कि सारा मैथ्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो नहीं होता। बहुत बार बच्चे बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, 11th क्लास के जो इनिशियल, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी बात नहीं है। और अगर वो भी अगर है तो भी कुछ लिमिटेड फंक्शंस, अगर हम उनके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अगर 4 बार कर ले तो फिर हमको उस पार्ट में भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पूरा बुक लेके बैठे हैं क्लास 12 का और सॉल्व करने बैठे हैं। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की अगर जरूरत भी है तो अलजेब्रिक फंक्शन मोस्टली या 1/x लॉग। लॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार फिजिक्स में आता है, और बच्चे लॉग नहीं आता उनको, या उन्होंने कभी लॉग पढ़ा ही नहीं। तो हमने तो तुम लोग को भी मैथ्स पढ़ाया था, बट उस टाइम का कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस बार का जो भी क्लास हुआ है उसका रिकॉर्डिंग है और वो यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। चैनल पर तो पता नहीं खोज पाओगे नहीं खोज पाओगे, तो यूट्यूब पर वो टाइटल के साथ डाला हुआ है। तो एक बेसिक आइडिया तुम लोग को उससे मिल जाएगा। जो जो मैथमेटिकल डिफिकल्टीज है, सबसे पहले तो तुम लोग उसी को दूर करने की कोशिश करना। मेरे को बार बार ये कैलकुलेशन फंसता है, किसी को रेशियोज में दिक्कत होते हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशंस के कारण बच्चों का स्पीड बहुत स्लो होता है। जैसे मतलब मैं अगर उस पर जाऊंगा डिस्कशन, तो मैंने सोचा एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये सारी बातें करूंगा, लेकिन इन लॉग का बात आ गया तो मैं तुमको उस पर बताने लगा। तुम लोग को सिलेबस कंप्लीशन के बाद करना क्या है, तो जो नया अगर शेड्यूल आया हो IITS का तो मेरे को एक बार फॉरवर्ड कर देना तुम लोग। बेसिक मैथमेटिक्स जितना 11th के बिगिनिंग में इम्पोर्टेंट था उतना आज भी है, और उतना एग्जाम के एक दिन पहले तक भी रहने वाला है। कि प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व करने के लिए मैथ्स ही आता है। तुमको फिजिक्स I=I0e⁻⁻μx बस इतना ही बता सकता है। अब ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द इंटेंसिटी बिकम हाफ, तो इतना सारा जो हमने इसके बाद किया ये सब मैथ्स है। तुमको अगर ये सब नहीं आता तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और मैक्सिमम बच्चे जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं, जो नहीं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनका बात तो मैं काउंट करने का बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है, जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है, उनको फिजिक्स थोड़ा बहुत समझ में आता है। उनका मेन इश्यू है मैथ्स, उनको मैथ्स नहीं आता। फॉर्मूला भूल जाना, ये सब चीजें, ये सब एक कॉमन बातें हैं, वो तो 4 बार फॉर्मूला लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, वो सब भूलते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पर मार्क्स नहीं आने का जो एकमात्र वजह है, अगर तुम हमसे पूछो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, दैट इज मैथ्स। कब कौन सा मैथ आएगा, कब ट्रिग्नोमेट्री आएगा, कब सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, कब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक मैथ्स में हम सिर्फ बोल रहे हैं कि लॉग पढ़ो, एक्सपोनेंशियल पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो। हमको ये सारे मैथ्स बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। मतलब ये कभी नहीं हेजिटेशन होना चाहिए कि ये मैथ्स आ गया तो मेरे से नहीं बने, परसेंटेज निकालने आ गया तो मेरे से नहीं होगा, लॉग आ गया तो मेरे से नहीं होगा। ये अगर हेजिटेशन किसी बच्चे का अगर अभी भी हो रहा है तो फिर वो एग्जाम तो खराब हो गई।
तो अब फिजिक्स सारी हो चुकी है, रिवीजन में भी आई एम नॉट गोइंग टू टीच कि मैथ्स कैसे होता है, फॉर्मूले ये है, क्वेश्चन ये है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आंसर कैसे निकालना है। और तुम लोग ने इतना दिन पढ़ा है तो तुम लोग को तो पता ही है कि हम आधा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, हम कभी भी पूरा सोल्यूशन तक नहीं लाते, ये सोच के कि तुम लोग करके उसको निपटाओगे, आंसर लाओगे। अब मान लो कोई बच्चा उसके आगे सॉल्व ही नहीं कर रहा है, मैथ्स है तो नहीं करना, सर ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ये आके दिक्कत आती है। तुमको पूरा उसको आधा इसीलिए छोड़ा गया है कि तुम उसको कंप्लीट करो, तुम्हारा मैथ्स इंप्रूव करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आई नॉट बाई टू इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स, अगर ये हमने लिख दिया तो इसके बाद ये प्योर मैथ्स है, इसमें कहीं फिजिक्स का कोई रोल नहीं। अब इसको हम पूरा नहीं सॉल्व करें और यहीं पर छोड़ दें तो बच्चे का तो सॉल्व ही नहीं किया, जबकि ये तुमको सॉल्व करने आना चाहिए, ये टोटली तुम्हारे लेवल का बात है। एक मिनट रुक जाओ। Just wait a minute. Just wait a minute. The point is कि इस पॉइंट के बाद ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, इस पॉइंट के बाद हमको सॉल्व करने आना होगा। और अब तक तुम लोग ने फिजिक्स पढ़ा है बहुत सारा, तो यू ऑल्सो नो कि ये ऐसे कैलकुलेशंस कहाँ कहाँ थे, बहुत जगह थे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी आता है लॉग, इंडक्टर के करंट में आता है लॉग। कब तक तुम कहाँ कहाँ बचने की कोशिश करोगे? केमिस्ट्री में भी कितनी जगह लॉग आता है, न्यूक्लियस में तो भर भर के क्वेश्चन केवल लॉग वाले ही हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरा पूरा लॉग वाला ही कैलकुलेशन, इसलिए अपने को बचाने का कोशिश नहीं करना है। और हमने मोस्टली वीडियोस अपलोड कर दिए हैं मैथ्स के, मैं बाकी 11th वाले टॉपिक्स के भी करने वाला हूँ। तुम लोग के रिवीजन का टाइम जब तक आएगा तब तक मैं कोशिश करूंगा कि बाकी भी सारे टॉपिक्स है, क्योंकि वीडियो तो सबके अवेलेबल है और वो चैनल पर है, बट उसको खोजना थोड़ा मुश्किल है। यूट्यूब पर करेंगे तो टाइटल होगा तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो उसको करना ही है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और वो है मोजलेस लॉ। मोजले का नाम सुने हो? हाँ सर। क्या कंट्रीब्यूशन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ दिया था हेनरी मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तुम लोग ने पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल वगैरह वगैरह पढ़ा है, उसमें देखा होगा कि पहले जो पीरियोडिक टेबल बने, जैसे सबसे पहला पीरियोडिक टेबल कौन सा था? डेवनियर, ऑक्टेव, ऑक्टेव ऐसा करके कुछ कुछ थे, बने थे ना पहले। उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था जो थोड़ा सा रिलायबल था। मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है,
पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में वो पढ़ाते हैं, डोबेनियर स्ट्रेट ऐसे 3-3 एलिमेंट का बना था, फिर उसके बाद 8-8 एलिमेंट का कुछ बना था, फिर उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था। और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल काफी अच्छा था, बट उसमें भी कुछ खामियां थी जिसको चेंज करके मोजले ने सजेस्ट किया एटॉमिक नंबर। वो सारे जो पीरियोडिक टेबल बने थे वो सब एटॉमिक मास पर बने थे, मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। Moseley was the first scientist to arrange these elements on the basis of atomic number। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें थोड़ी सी सुलझ गई, जो बहुत सारे एडवांटेज इसके। एंड वाज ए वेरी यंग साइंटिस्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रंट पर भेज दिया गया था। ये मोजले जो थे शायद जर्मनी या फिर किसी देश के थे, और ये फ्रंट पर चले गए थे लड़ने, मतलब इनको भेजा गया था आर्मी के साथ। वहीं पर इनकी डेथ हो गई, बहुत यंग एज में, 32 में ही डेथ हो गई। इन्होंने बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था, और पर्टिकुलरली के अल्फा लाइन। जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे लाइंस हो सकती हैं, के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा। उन्होंने मोस्टली के अल्फा लाइन को स्टडी किया डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, और जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे उनको मिली, उसका रूट एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया, और वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन। और वहीं से पहली बार एटॉमिक नंबर की बात पिक्चर में आई। क्या है ये पूरा, मैं एक बार इसको लिख देता हूं। मोजले studied the characteristic spectrum of many elements and observed that the square root of frequency of K alpha line is closely proportional to atomic number of element। उन्होंने जो भी के अल्फा लाइन की लाइट और एक्सरे जो निकल रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी का रूट, दैट इज रूट न्यू, इज प्रोपोर्शनल टू जेड बी। बी क्या है, एक कांस्टेंट है, बताएंगे। डायरेक्टली वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहे थे, इसलिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एंड रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। कुछ इस तरह का उस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। जेड क्या है, ए क्या है, बी है क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पर देखो, न्यू जेड लिख लो, इज द एटॉमिक नंबर,
टारगेट एलिमेंट, न्यू जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन, बी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और ए इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ निकालते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए तुम लोगों ने केमिस्ट्री में स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? कौन बताएगा व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्शन से न्यूक्लियस का जो फोर्स लग रहा है उसको कम कर देता है। ऐसा ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो ये होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सेल में, उस ऑर्बिट में, वो क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मान लीजिए उसके बाहर वाले शेल में रिवॉल्व कर रहा है, उस पर जो नेट न्यूक्लियस के कारण फोर्स लगता है वो थोड़ा कम हो जाता है, शील्ड कर देते हैं वो चार्ज को एक तरीके से। यही होता है ना स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी ब्लॉक का सबसे ज्यादा होता है जहां तक मुझे याद है। नहीं, गलत बोल रहे हैं क्या हम? हाँ सर, ऐसे ही है। बेसिकली जैसे जैसे हायर एलिमेंट्स में हम जाते हैं, देखो तुम लोग, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट करना, कि मुझे यहाँ तक याद है और जो भी एक्सप्लेनेशन हम तुम लोग को देने वाले हैं वही देने वाले हैं, और उसी को रिलेटेड ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉन्स्टेंट लिया जाता है कि जब भी हम हायर एनर्जी और हायर एलिमेंट्स में जाते हैं, उसमें तो इलेक्ट्रॉन के, एल, एम, एन सारे शेल में है। तो क्या होता है कि बाहर वाला जो शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरीके से उतना अट्रैक्शन नहीं फील कर पाते जितना उनको फील करना चाहिए। आई मीन लाइक अगर वो सिंगली उसी उतने ही दूर होते और न्यूक्लियस होता तो जो इफेक्टिव फोर्स उनके बीच लगना चाहिए था वो नहीं लग पाता। और इस मेन रीजन है अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स का। वो क्या करते हैं, एक तरीके से शील्ड कर देते हैं। इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्ड कर देते हैं, उससे क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो जाता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन ने घेर लिया तो बाहर के लिए वो पूरा का पूरा चार्ज इफेक्टिवली कम हो गया, और जब चार्ज कम हो गया तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्शन वाला जो बात पार्थ बताया, पता नहीं ये हमने तो कभी नहीं सुना। और हो ये वो भी बात उसको इम्प्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट म्यूचुअल रिपल्शन इन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, ये बात थोड़ा सा, ये भी ऐसा होता है, पता नहीं। तो होता क्या है, जैसे हम लोग हायर एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो पहले तो ऐसा है कि हायर एलिमेंट्स में बोर्स मॉडल वैलिड नहीं होता। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हम लोग को ए और बी बोर्स मॉडल को यूज करके ही निकालना पड़ता है कि ए और बी है क्या, व्हाट आर ए एंड बी। क्योंकि एक्सरेज में जो हम लोग एलिमेंट यूज करते हैं वो तो हायर एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर उनका बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। तो के अल्फा लाइन का मतलब क्या होता है? के अल्फा लाइन का तो मतलब यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड, मतलब वो जो पहला के शेल है उसमें है, वैकेंसी हमारी के शेल में क्रिएट हुई है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं।
और अल्फा का मतलब जस्ट मतलब एल से आ रहा है। इसमें ये बी का क्या रोल है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बोर्स मॉडल के लिए यूजिंग बोर्स मॉडल ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन होता है और ये चीज बार बार पूछी जाती है, एक्चुअल रिजल्ट से मैच करता है, इसलिए बोर्स मॉडल हम यूज कर रहे हैं। यूजिंग बोर्स मॉडल फॉर के अल्फा लाइन, जनरली आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, 1/λ इज इक्वल टू r, that is the Rydberg constant, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा, है ना। 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, n1 यहाँ पर 1 है और n2 यहाँ पर 2 है, 4k अल्फा लाइन। अब अगर दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा c/λ इज इक्वल टू आर सी 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। और ये डेफिनेटली एक हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक z डैश स्क्वायर। ये डैश क्यों लगा ये बताते हैं, z डैश स्क्वायर, z लगा देंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। c/λ ये होता है हमारा न्यू इज इक्वल टू आर सी 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4 z डैश स्क्वायर। दोनों तरफ अगर रूट ले लिया जाए तो ये हो जाएगा रूट न्यू इज इक्वल टू दिस होल इंटायर टर्म इज 3rc z डैश, और ये z डैश इज इक्वल टू z-1। ये जो हमारा रिजल्ट यूजिंग बोर्स मॉडल आया है, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए तो z डैश जो होता है ये होता है z-1 फॉर के अल्फा लाइन। वन क्यों माइनस किया गया, ये वही जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे थे उसी से इस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये एक हमारा न्यूक्लियस है जिसमें Z बड़ा बड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, तो Ze प्लस ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता। अब ये हमारा K शेल है और ये हमारा L है। वैकेंसी क्रिएट हुई है यहाँ पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाए जस्ट इनक्लोजिंग द K शेल, तो हम देखेंगे कि इफेक्टिव चार्ज इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर Ze प्लस माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज आ जाएगा। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर रहा है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर सीधे सीधे Ze के कारण फोर्स नहीं लग रहा है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण उसका थोड़ा इफेक्ट कम हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड -1। ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में लाइक एल शेल में जाएंगे, एम शेल में जाएंगे, तो ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। लेकिन चूंकि केस अल्फा लाइन की बात करें तो इसमें हमारा जो बी है वो हमेशा 1 ही वैल्यू लेता है, और ए के अल्फा लाइन के लिए √3rc/4 ये हमने निकाला है। तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, अगर हम मोजले का जो इक्वेशन है ये हमारा बोर्स मॉडल से आया, ये हमारा मोजलेस लॉ से आया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस विथ मोजले इक्वेशन,
तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू जो होगा वो √3RC/4। r हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है। क्या होता है रेडबर्ग कांस्टेंट? स्पीड ऑफ लाइट। और b जो है होता है 1, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? यही होता है। तो लोग ने तो याद किया होगा ना रेडबर्ग कांस्टेंट, तो केमिस्ट्री में याद किया ही होगा, नहीं? किसी को याद नहीं है? ये तो मेरे को बहुत पहले से अभी जो ये याद है हमने लिखा है। पता नहीं ये सही है या नहीं। ये सही है। हाँ सर। अभी ये पर मीटर में बच्चे नहीं याद करते, ये पर सेंटीमीटर या पर माइक्रोमीटर ऐसे में कुछ याद करते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। मतलब हम लोग ने अपने टाइम पर मतलब जो याद किया था, मेरे को अभी याद है तो हमने लिख दिया। कैसे आता है ये रेडबर्ग कांस्टेंट? हाउ वी गेट दिस रेडबर्ग कांस्टेंट? ये कोई कांस्टेंट का ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आता है ना? करो। ये हमारा हो गया पूरा एटम चैप्टर। अब एक डुअल नेचर का डिवीजन एंड जर्मल एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलरली, उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। हाँ बोलो। सर वो लेजर नहीं पढ़ना है क्या एटम्स का? लेजर पढ़ना तो नहीं है बच्चे, लेजर से कभी क्वेश्चन आए तो नहीं है। अगर कहोगे तो बता देंगे, लेकिन क्वेश्चंस कभी ना मेडिकल में आए ना इंजीनियरिंग में आए। तुम लोग के सिलेबस में लेजर है क्या? क्योंकि लेजर हमने याद नहीं कि हमने कभी पढ़ाया है स्पेशली। सर एनसीईआरटी में नहीं है, पर मॉडल ने बस 2-3 पैराग्राफ दिए हैं छोटे छोटे, और एक नहीं फॉर्मूला दिया है। मतलब वो एनसीईआरटी जैसे ये सब जो पार्ट है ना मॉडर्न फिजिक्स के, इसमें मोस्टली हम लोग एनसीईआरटी को रेफरेंस ले सकते हैं। आई डोंट थिंक कि उसमें दिया है लेजर। और लेजर का अगेन वो जो 2-3 पैरा भी दिया है ना, हमने पढ़ा है उस पैरा को, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत ज्यादा जनरेशन 2-3 तरीके हैं। एक होता है जनरेशन, एक्यूमुलेशन और कुछ ऐसा करके 3 स्टेप प्रोसेस है लेजर का फॉर्मेशन का। क्या होता है, क्यों होता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस एक फेनोमेना बताया गया है। नो न्यूमेरिकल, ओनली थियोरेटिकल एस्पेक्ट। तो उसको एक बार पढ़ोगे तो अगर मान लो कि तुम लोग को करना है तो उसको किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे कभी क्वेश्चंस, कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं, कभी नहीं आया। तुम लोग चेक कर लो PYQ, कभी कोई भी कभी क्वेश्चन आया हो। AIT से भी मुझे नहीं याद है कि कभी आया है। और वो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा, क्योंकि देखो मॉडर्न फिजिक्स इज नॉट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स इज नॉट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता है, उसमें थिंग्स आर वेरी लेस, मोस्टली न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा होते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं। वो एक साथ दिमाग में उतना सारा कुछ बात रखना
वो पॉसिबल नहीं। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स को मोस्टली पढ़ाते समय रेफरेंस लेना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो हमने लेजर कभी नहीं सिखाया बच्चों को, मतलब मेरा जो पुराना वाला अगर अभी नोट्स हम देख रहे हैं उसमें लेजर कहीं नहीं दिख रहा। अगर तुम लोग कहोगे तो लेजर बता देंगे, देखना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर करना होगा थोड़ा। कि अगर क्वेश्चन अगर एक बार भी कभी आया होता ना तो अपन उसके लिए जरूर नोट्स में इसको इंक्लूड किए होते। वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर के पीछे या एटम और ड्यूअल नेचर के पीछे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और ये सब मॉड्यूल में तुम लोग के भरे पड़े हैं। ऑप्टिक्स के भी पीछे देखोगे तो भर भर के इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सीडी कैसे वर्क करता है, सीडी प्लेयर में कैसे डेटा स्टोर होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। पढ़ने के लिए तो सारी चीजें अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट क्या कभी क्वेश्चन उधर से टच हुआ है? कभी एक सिंगल क्वेश्चन पिछले 5 साल 7 साल में आया नहीं है। तो इसीलिए वो सारी चीजें को ऑब्सोलेट माना जाता है, नहीं है। एनसीईआरटी आप लोग ने देखा है? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एनसीईआरटी को नहीं देखा। एक बार देखो, अगर कुछ वैसा थोड़ा भी जिक्र है लेजर का तो अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। डिविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ये रह गया था। अगेन दिस एक्सपेरिमेंट में भी कुछ डेटा हमको याद रखना है। मैंने बताया था कि ये डिविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट होता क्या है। डिविजन एंड जर्मन सर एक्सपेरिमेंट इज नहीं दे रहा है आवाज, क्या बोल रहा हो? आप पहले वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट करा सकते, क्या कल टेस्ट है? कल कौन सा टेस्ट है? प्रैक्टिस एटी से प्रैक्टिस एटी। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स का एक है डॉपलर इफेक्ट ना, उसमें क्या क्या छूटा हुआ है? डॉपलर इफेक्ट और रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर तो हट चुका है बच्चे, रिजॉल्विंग पावर नहीं है बताने के लिए। सर वो रिजॉल्विंग सर पावर उसमें पावर से क्या? उसमें आए थे क्वेश्चन टेस्ट में, टर्म टेस्ट में टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसपे कुछ छोड़ना पड़ा था। ओके, जस्ट एक मिनट। क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग से निकलती हैं और इसमें बहुत सारे डायग्राम की भी जरूरत होती है। चलो, रिजॉल्विंग पावर तो हो जाएगा। और डॉपलर इफेक्ट बोल रहे हो ना? चलो ठीक है, डॉपलर इफेक्ट वेव ऑप्टिक्स का ही टॉपिक्स देख लो। तो मैंने पहले ही बताया था डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला हम लोग नहीं प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। एक जो फार्मूला हमारा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से आता है वही हम लोग को लेके कोई भी बात को अगर प्रूफ करना है तो करना पड़ेगा। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट ये बताने की जरूरत नहीं है। apparent change in frequency when there is a relative motion between source and observer. This is an apparent change in frequency if there is a relative motion between source and observer. This phenomena is called Doppler effect.
अब जैसे हम लोग साउंड के केस में एक बार सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स मूव कर रहा है, उस तरह के अलग अलग केसेस का नहीं होता। या तो दोनों पास आ रहे हैं एक दूसरे के, या तो दोनों दूर जा रहे हैं एक दूसरे के, सीधे सीधे उसी के लिए फॉर्मूला हमारा बना है। तो पहला सिचुएशन कि जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इंडिविजुअल की वेलोसिटी हमारे लिए मैटर नहीं करती, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हमारा दिया गया है v, और ये v इसी के कंपेरेबल होता है। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ नॉट अंडर रूट ओवर सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस, वेरी सिंपल। दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये सारे टर्म्स का मतलब बताने का तो जरूरत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ये होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सी स्पीड ऑफ लाइट, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये तो पहले ही मेंशन किया जा चुका है भी। जनरली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इसमें हम वेवलेंथ की बात करते हैं कि वेवलेंथ के साथ क्या होगा। बेसिकली रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट ऐसा दो टर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि जब सोर्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, फॉरगेट अबाउट द मैथ, नॉर्मल फिजिक्स अगर हम सोचें तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी एपरेंट बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि वो दोनों इनवर्स काइंड ऑफ रिलेशन है। तो वेवलेंथ कम होगा तो वेवलेंथ किस साइड जाना चाहता है। तो अपने पास एक स्पेक्ट्रम है, सपोज वी हैव अ स्पेक्ट्रम जिसके एक साइड हमारा होता है रेड और एक साइड हमारा होता है वायलेट। कोई भी लाइट आ रही है और उसका फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब वेवलेंथ घट रहा है, यानी कि उसका मूवमेंट ब्लू की तरफ, इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और अगर कोई हमसे दूर जा रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये पास आने एक दूसरे के अप्रोचिंग कंडीशन में है, तब इस तरह की बात होती है। और अगर यही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज ये इधर जाने लगा और ये इधर जाने लगा, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा अवे जा रहा हो, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा पास आ रहा हो, ऐसा सोचना है। इंडिविजुअल वेलोसिटीज के बारे में नहीं सोचना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों अवे जा रहे हैं, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा अवे जा रहा है सेम स्पीड से v। तो ये फॉर्मूले में एक चेंज आएगा कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। यू कैन सी जब सोर्स अवे जा रहा हो या हमसे दूर जा रहा हो ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा मतलब रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट का मतलब है कि कोई भी स्टार हमसे दूर जा रहा है, ब्लू शिफ्ट का मतलब है कि हमसे पास हो रहा है। ब्लू शिफ्ट में जो वेवलेंथ का चेंज होगा कायदे से वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बाद का जो वेवलेंथ है और पहले का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ घट रहा है, डेल्टा लेमडा शुड बी नेगेटिव। रेड शिफ्ट में जो डेल्टा लेमडा होगा दैट शुड बी पॉजिटिव। बस ये दो चीजें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए। मैं इसको डिटेल डिराइव करने के बाद लिखवा भी दूंगा, कोई ऐसा बात नहीं है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो। F can be written as c by lambda. This F naught can be written as c by lambda naught.
and this is c plus v divided by c minus v whole to the power half. C will get cancelled. 1 by lambda is equals to 1 by lambda नॉट. अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. क्योंकि v जो है वो c के कंपेरेबल में बहुत कम होता है, इसलिए हमको एक अप्रोक्सीमेशन तो यूज करना ही होगा. अगर डायरेक्टली c से डिवाइड कर दें, चलो इसको वही करना तो वही पड़ेगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं c प्लस v टू द पावर हाफ इंटू c माइनस v टू द पावर माइनस हाफ. इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. ये हम लोगों ने इस टर्म के ऊपर लेके आए तो पावर माइनस 1/2 हो गया. तो 1 by lambda इज इक्वल टू 1 by lambda नॉट. अब क्या करेंगे, c को कॉमन कर लेंगे. ये c इसमें से निकाले तो c बाई c टू द पावर हाफ, इसमें से भी c को निकालेंगे c टू द पावर हाफ. ये c बाहर कर लो. अब इसको पूरा ही बाहर कर लो. टेक दिस आउटसाइड. इसमें से c निकालेंगे और इसमें से c निकालेंगे तो पावर हाफ. अच्छा, उसमें भी c टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा ना, तो c तो गायब हो जाएगा. बाहर क्यों आएगा? इसमें से बाहर निकलेगा c टू द पावर हाफ 1 प्लस v बाई सी टू द पावर 1/2, और इसमें से c टू द पावर आएगा माइनस हाफ 1 माइनस v टू बाई सी टू द पावर माइनस हाफ. ये c हट जाएंगे. 1 by lambda is equals to 1 by lambda नॉट. नाउ सी, ये टर्म काफी छोटा है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा. वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस v बाई 2c. दूसरा टर्म हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा v बाई 2c. कुछ इस तरीके का रिलेशन हमारा बनेगा. 1 by lambda is equals to 1 by lambda नॉट. 1 प्लस v बाई 2c का स्क्वायर, बेसिकली स्क्वायर. और अगेन हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके इसको 2 को हटा सकते हैं और मल्टीप्लाई होगा. 1 by lambda is equals to 1 by lambda नॉट 1 प्लस v बाई c. अब यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस v बाई सी. तरह का एक्सप्रेशन है क्या? जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट की बात होती है, तो डेल्टा लेम्डा हमको निकालना होता है. ये सब डेल्टा लेम्डा ही है. डेल्टा लेम्डा का एक्सप्रेशन क्या होता है और डेल्टा लेम्डा बाई लेम्डा नॉट, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, हम लोग को मोस्टली यही निकालना होता है. देखोगे कि जो लेम्डा है इसको हम लिख सकते हैं लेम्डा नॉट 1 प्लस v बाई सी होल टू द पावर माइनस 1. अब यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू, ये पावर फिर से मल्टीप्लाई होगा, अगेन बाइनोमियल. सो लैम्डा नॉट 1 माइनस v बाई सी. दो टर्म आ रहे हैं. लैम्डा इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट v बाई सी. लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, this is the apparent change in wavelength
बाई लैम्डा नॉट, इसको भी निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस वी बाई सी, और डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वी बाई सी। बस ये एक फॉर्मूला ऐसे करके याद रखें। ये जो माइनस आया है, ये माइनस क्यों आया है, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिया था वो अप्रोचिंग का लिया था, ब्लू शिफ्ट का लिया था। रेड शिफ्ट में अगर यही कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, बट हमको पूरा डेराइव दोबारा करने का जरूरत नहीं है। अपने को बस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वी बाई सी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, ये बस ध्यान होना चाहिए। तो इसको समराइज करने के लिए फॉर ब्लू शिफ्ट, का मतलब होता है स्टार इज कमिंग नियर बाई। जैसे हम लोग अर्थ से किसी भी स्टार को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे लिए कोई स्टार हमसे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, बस इसी बात को ऑब्जर्व करना होता है। तो स्टार इज कमिंग क्लोजर, स्टार इज कमिंग क्लोजर, अर्थ, वो हो जाएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बाई सी। फॉर रेड शिफ्ट, star is going away from earth, delta lambda by lambda is equal to simply v by c। इसी फॉर्मूले से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आ सकता है। बाकी जो इनिशियल फॉर्मूला हमने लिखा था फ्रीक्वेंसी का, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। मतलब ये फॉर्मूला होता है लेकिन इससे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन वेवलेंथ के चेंज से ही आते हैं। इसको भी याद रख सकते हो, प्लस किधर रखना है माइनस किधर रखना है, ये याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जब एक दूसरे के तरफ आएंगे तो बढ़ेगी और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो घटेगी। तो जब बढ़ानी हो तो प्लस को ऊपर रखना चाहिए, घटानी हो तो प्लस को नीचे रखना चाहिए। बस इस तरीके से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। और रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट क्या है वो तो बता ही दिया। और डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा नॉट, ये जो फॉर्मूला आता है इसका वैल्यू फिक्स्ड है, चाहे आप किसी के लिए भी ट्राई करें, किसी के लिए भी निकालें, और ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है सेपरेशन का और या फिर अप्रोच का। कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। दो टर्म्स इसमें यूज किए जाते हैं, एक होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और दूसरा होता है रिजॉल्विंग पावर। ये काफी थोड़ा सा वेग टॉपिक है, शायद इसीलिए इसको हटा दिया गया सिलेबस से। नॉर्मल 3-4 हज़ार के मोबाइल फोन के कैमरा से जो हम फोटो लेते हैं और जो अगर हम 15-20 हज़ार के फोन से फोटो लेते हैं, आईफोन से लेते हैं या फिर DSLR प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा होता है उससे फोटो लेते हैं, इन सारे फोटो में फर्क किस बात का होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन ऑल दीज फोटोग्राफ्स? सेम चीज की फोटो हमने अलग अलग 4 डिवाइसेस से ली,
क्या फर्क आएगा? बताओ। फर्क बेसिकली होता क्या है? तुमको नहीं पता? तुम लोग टीवी खरीदने जाते हैं तो UHD, 4K, HD, ये क्या होता है HD? UHD, ultra high definition. What is this ultra high definition? बेसिकली नॉर्मल कैमरा से या साधारण कम मेगापिक्सल वाले कैमरा से, इवन मेगापिक्सल भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। सेम मेगापिक्सल का कैमरा हो और वो मोबाइल कैमरा हो और वही एक प्रॉपर कैमरा डिजिटल कैमरा का फोटो, दोनों में भी फर्क आता है। जैसे हमारे पास 10 मेगापिक्सल का अगर फ़ोन है और 10 मेगापिक्सल का ही एक डिजिटल कैमरा है, दोनों से हमने सेम फोटो ली, तो डिजिटल कैमरा वाला फोटो का रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। कि जितने भी फोटो में जो फर्क होता है वो रिजोल्यूशन बोलते हैं उसको। What exactly is the resolution? What is limit of resolution? And what is resolving power? Resolving power and limit of resolution are reverse, reciprocal, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को अगर मैं कुछ देर के लिए x मान लूँ तो रिजॉल्विंग पावर 1/x होगा। ये जितना छोटा होगा ये उतना ही बड़ा होगा। पॉइंट ये है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है और इनको हम देख रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे, अभी तो नज़दीक है तो दिख रहा है, ऐसे दूर जाएंगे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही पॉइंट हो गए। हम लोग को ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं दिखते। जैसे बहुत बार सामने से कोई टू व्हीलर गाड़ी आ रही हो बहुत दूर से, तो दोनों की लाइट अलग अलग नहीं दिखती, सिंगल लाइट, ऐसा लगता है कि सिंगल लाइट चला रहा है। और जब बिल्कुल नज़दीक आता है तब इनके बीच का सेपरेशन हमको पता चलता है, या दोनों लाइट अलग अलग है ऐसा पता चलता है। यानी कि दो पास पास के ऑब्जेक्ट के इमेज अगर हम डिस्टिंक्ट बना पा रहे हैं तो रिजोल्यूशन अच्छा है। अगर दोनों का इमेज अलग अलग नहीं बना पा रहे हैं तो रिजोल्यूशन बुरा है। इसी पर ये पूरा रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है उसमें सर्कुलर लेंसेस यूज किए जाते हैं। सर्कुलर लेंसेस में डिफ्रैक्शन जो होता है वो सर्कुलर अपर्चर वाले डिफ्रैक्शन के रूल को ओबे करता है, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना। हम लोग को स्लिट वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ना था। सर्कुलर अपर्चर का डिफ्रैक्शन पैटर्न थोड़ा अलग होता है, उसके रिजल्ट थोड़े अलग होते हैं। उसको रिले क्राइटेरिया बोलते हैं। तो दो पॉइंट जितनी ज़्यादा नज़दीक हो और उसका उतना ही अगर वो कैमरा अलग अलग इमेज बना दे तो उसको हाई रिजोल्यूशन बोला जाएगा। और जितना ही, मान लो एक फिक्स डिस्टेंस पर हमने रखा है इसको डी डिस्टेंस पर, और ये दोनों का अलग अलग इमेज बना दिया। एक कैमरा दोनों का अलग अलग इमेज बनाया, दोनों एक ने इस पे दोनों को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर दिया। अब इतना सेपरेशन तो नहीं होता, जैसे दो पॉइंट बिल्कुल पास पास बना दो, समझाने के लिए हमने थोड़ा दूर दूर बना दिया, ऐसा ऐसा पास पास बना दिया, ऐसा। अभी भी हम लोग इसको देख रहे हैं तो दो अलग अलग पॉइंट दिख रहा है, एकदम बिल्कुल पास पास। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा अच्छा, उतना इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग दिखाएगा, नहीं तो ओवरलैप कर देगा। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट, और मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स
जिसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट जस्ट रिजॉल्व इमेज बना सकता है। अब जस्ट रिजॉल्व इमेज क्या होता है, कंप्लीटली रिजॉल्व इमेज क्या होता है, ये सब चीजों को समझने के लिए कुछ डायग्राम अपने को चाहिए होंगे। जैसे ये डायग्राम है, ये दो इमेज से बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये डायग्राम क्लियरली सबसे पहले तो एक पॉइंट इमेज का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो होता है दैट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस, सर्कुलर, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह का। वैसा वो लाइन वाला नहीं बनता, वो स्लिट के केस से बनता है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई भी लेंस जब इमेज फॉर्म करता है तो दैट इमेज इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, और वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सर्कुलर। मतलब एक डायग्राम से मैं इस बात को बताना चाहूँ, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और हमने एक लेंस के सामने लेंस से इसका इमेज बनाया। इसका जो इमेज बनता है वो कायदे से इसको अगर देखें तो एक एक ब्राइट मैक्सिमा होगा, उसके सराउंडिंग में फर्स्ट मिनिमा होगा, फिर मैक्सिमा होगा, फिर मिनिमा होगा। इस तरह से एक लोकलाइज्ड, ऐसा नहीं कि पूरा स्पेस में, एक लोकलाइज्ड, जैसे डिफ्रैक्शन में बोला था कि कुछ दूर तक जैसे इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ सर्कुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। अब जैसे यहाँ पर ये डायग्राम को देखोगे तो समझ आएगा, जैसे जैसे इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कम करेंगे, इनके बीच का जो सेपरेशन है अगर उसको कम करेंगे तो जैसे यहाँ पर सेपरेशन काफी ज्यादा था तो ये बिल्कुल अलग अलग, इसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व। वेल रिजॉल्व का मतलब कि पहले वाले का डिफ्रैक्शन पैटर्न और दूसरे वाले का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बन रहा है वो टोटली अलग अलग, इसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व। जब हमने इनके सेपरेशन को कम किया तो इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी थोड़ा क्लोजनेस बढ़ेगा, और इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व कंडीशन ही रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए जरूरी होता है। अब जस्ट रिजॉल्व कंडीशन क्या होता है इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर उससे कम कर दिए सेपरेशन तो ये एक ही पर ओवरलैप कर देंगे। इसमें हमको ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है ऐसा नहीं दिखेगा, हमको दिखेगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसी का ये इमेज बन रहा है। दो सोर्स की तरह, दो लाइट सोर्स ऐसा नहीं दिखेगा, या दो ऑब्जेक्ट है ऐसा नहीं दिखेगा, ये एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये तो बिल्कुल अनरिजॉल्व कंडीशन है, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जब हमको निकालना होता है तो यही डी डिस्टेंस सबको नहीं को चाहिए होता है जब इमेज जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। और ये जस्ट रिजॉल्व कंडीशन में ओवरलैपिंग दिख रही होगी, लेकिन ये ओवरलैपिंग कैसी है इसके लिए ये वाला डायग्राम। अनरिजॉल्व कंडीशन की करस्पॉन्डिंग ये डायग्राम पहला वाला, ये दोनों का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एक दूसरे पर इस तरह से ओवरलैप कर रहा है सॉरी, ताकि इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग इन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, हम लोग इसको एक सिंगल ब्राइट दिखेंगे। जस्ट रिजॉल्व कंडीशन में बोलने का मतलब क्या होता है कि पहले का जहां पर मिनिमा है
वहां पर दूसरे का मैक्सिमा लाई कर जाए। कोई भी किसी को भी पहला ले सकते हो, किसी को भी दूसरा ले सकते हो। तो फर्स्ट का जहां पर मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा है, दूसरे का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके बीच का जो गैप है वो कितना है, तो किसी एक का फर्स्ट मिनिमा जहां बन रहा है वहीं पर दूसरे का मैक्सिमा अगर आ जाए तो इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। इसमें हमको दो अलग अलग इमेजेस दिख जाएंगे और हमको वो ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा कि दो है। और अगर इससे ज्यादा दूर हो गया तो इसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व कंडीशन। मतलब दोनों का जो सेंट्रल मैक्सिमा है अब वो काफी दूर हो गया है, अब इसका कोई लिमिट नहीं है कि इसको कितना दूर कर दे। लेकिन जब हमको रिजॉल्विंग पावर निकालना होता है तो हम इसी को चेक करते हैं कि कितने कम डिस्टेंस पर ऐसा सिचुएशन होल्ड कर जाए, एक का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पर लोकेटेड। अब कुछ डेफिनेशंस हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। ये पूरा जस्ट वेट अ मिनट। ये देखो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, इन दोनों के डेफिनेशन है जो हमने अभी तुम लोग को एक्सप्लेन किए। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इट इज द मिनिमम सेपरेशन, लीनियर और एंगुलर दोनों हो सकता है, between the two objects so that an optical instrument able to form just resolved image. बेसिकली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, डिस्टेंस सेपरेशन होता है, और ये लेंथ के टर्म्स में भी हो सकता है और एंगल के टर्म्स में भी हो सकता है। लेंथ के टर्म्स में हम लोग लेते हैं माइक्रोस्कोप के लिए, एंगल के टर्म्स में लेते हैं हम लोग टेलीस्कोप के लिए। दो इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर अपने को पढ़ना है। तो जैसे मैंने कहा था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो टर्म होते हैं, एक होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एक होता है रिजॉल्विंग पावर। अगर हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को डिफाइन कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर जस्ट उसका उल्टा है। मतलब जितना छोटा डिस्टेंस होगा जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व कर दे रहा है, रिजॉल्विंग पावर उसका उतना ही ज्यादा होना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन का मतलब वही होता है कि कम कम वाले डिस्टेंस को भी वो क्लियरली दिखा रहा है। इसलिए हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को ही निकालने में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, तो मिनिमम सेपरेशन, इट इज द मिनिमम सेपरेशन लीनियर और एंगुलर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट an optical instrument able to form just resolved image। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। इसका क्या मतलब, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स लाई इन सच ए वे दैट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन ऑब्जेक्ट लाई एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। जो हमने तुमको एक्सप्लेन किया कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा, जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे दोनों के करस्पॉन्डिंग, वो कुछ इस तरीके से ओरिएंट होने चाहिए कि पहला का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे वाले के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिनिमा के कंडीशन पर आ जाए। इसे बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। अब टेलीस्कोप के लिए और माइक्रोस्कोप के लिए ये वैल्यूज क्या क्या है वो देखो। टेलीस्कोप के लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो थीटा के टर्म्स में होता है, एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये याद करना पड़ेगा।
1.22 लैम्डा बाई डी ये रिले क्राइटेरिया है, इसको याद करना पड़ेगा। और अगर रिजॉल्विंग पावर की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जस्ट उल्टा, तो डी डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा। So for telescope, limit of resolution is in terms of theta, और माइक्रोस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये सेपरेशन लेंथ होता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन is in terms of length. ये दोनों लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के फॉर्मूला हम लोग को याद रखने हैं, टेलीस्कोप के लिए और माइक्रोस्कोप के लिए। टेलीस्कोप के लिए हमारा ये है और माइक्रोस्कोप के लिए ये है। इसमें थीटा क्या है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू साइन थीटा, यहाँ पर म्यू क्या है, साइन थीटा, थीटा क्या है, तो थीटा ये जो है लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जितना एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो हमारा होता है थीटा। और म्यू साइन थीटा इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। बहुत बार न्यूमेरिकल अपर्चर डायरेक्टली पूछा जाता है, तो याद रखना कि म्यू साइन थीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर बोला जाता है। म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। एक यहाँ पर लेयर लगा देते हैं, जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर होगा उसमें देखोगे ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे एक ऑयल की लेयर होती है। वो ऑयल की लेयर इसलिए लगाते हैं ताकि रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज किया जा सके। अगर उसको हटा देंगे ये 1 हो जाएगा तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है। ये दोनों फॉर्मूले याद ही करने हैं, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता। इन्हीं सब वजह से शायद ये सारा सिलेबस से इस बार हटा दिया गया। ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, ये होता है एंगुलर, ये भी हमारा एंगल के टर्म्स में लेते हैं। 1 मिनट दैट इज 1/60 डिग्री। तो बहुत बार पूछा जाता है कि मिनिमम सेपरेशन कितना हो ताकि दो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकें। तो इनको 25 सेंटीमीटर से तो नजदीक नहीं ला सकते। ये अगर दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से O1 एंड O2, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का सेपरेशन हमने d ले लिया और ये एंगल बना रहे 1 डिग्री, सॉरी 1 मिनट। उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिस्टेंस आता है वो आता है π/10800 इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी को 25 यूज करना है, तो हमको पता चल जाएगा कि किन दो ऑब्जेक्ट्स को हमारा नेकेड आई रिजॉल्व कर सकता है, अलग अलग देख सकता है। तो मैं मोस्टली ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है सर्कुलर अपर्चर के कारण, ये सिलेबस में अपने है ही नहीं, इसलिए ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो हमको रट्टामार याद ही करने पड़ते हैं। कि हमने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा है उसमें थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, अगर इफ यू रिमेंबर थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी आता है, लेकिन यहाँ पर 1.22 लैम्डा बाई डी आता है, तो इसलिए ये थोड़ा अलग है। रिले साइंटिस्ट ने इनको डिराइव किया था, रिले क्राइटेरिया बोलते हैं। तो ये दोनों फार्मूला याद कर लो, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चंस अगर आएंगे सीधे सीधे फार्मूला ही पूछ दिया जाएगा, या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जस्ट रिजॉल्व कंडीशन क्या होता है, ये सब बातें पूछ जाएंगे, यू कैन आंसर। एक मिनट, ये जो बच्चे डिस्कनेक्ट हुए हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या मीटिंग लीव करके चले गए, मेरे को किसी का मैसेज नहीं आया। एनीवे, तो आज हम लोग यही तक रखते हैं।
मोस्टली वेव ऑप्टिक्स का जो जो पार्ट था वो हो चुका है। थैंक यू।